हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटेक होराइजन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे ये पहला वीडियो है, उसको शुरू करने के पहले दो चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़, भारत का संविधान आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में भारत के हर सिटीज़न को ये अधिकार देता है कि वो जिस चाहे उस धर्म को प्रैक्टिस करे, प्रोपेगेट करे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा आया और सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत के संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है, उसने ये कहा कि राइट टू कन्वर्जन वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। कोई कन्वर्ट कर रहा है वो तो हम मान्य कर लेंगे, नियम कानून के अगर हिसाब से कर रहा है तो कर लेंगे, लेकिन अगर कोई फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है तो इस चीज़ में कहीं दम भी होगा, कुछ फैक्ट होंगे जो उनके सामने होंगे। तो इसी पे आज हम बात करते हैं, इसी के एक एग्जाम्पल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो इस वीडियो के टाइम हमें अपने ध्यान में रखनी होगी, भारत को, भारत के मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, जो भी डिबेट चलती है हिंदू मुस्लिम और बाकी चीज़ों की, क्योंकि ये वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसको कई बार लगेगा कि यार ये तो एंटी मुस्लिम बात कर रहा है। बात एंटी मुस्लिम नहीं हो रही है यहाँ पे। देखो, प्रॉब्लम हमारे देश को, हमारे देश के मुसलमानों से नहीं है। प्रॉब्लम हमारे देश को जो बांग्लादेश, नेपाल और रोहिंग्या मुसलमान हैं जो वहाँ से आए हैं उनसे है। ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। ये वीडियो इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ तो यार अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सन 2010 का टाइम था। साइकिल पे एक मिडिल एज्ड आदमी अंगूठी और ताबीज़ बेच रहा था। थोड़ी बड़ी दाढ़ी, हैवी पर्सनैलिटी, और वो घूम घूम के ताबीज़ें बेच रहा था। प्यास लग रही थी तो गुड़ खा के पानी पी रहा था। कट टू 2015। वो बाबा जो था, या जो आदमी था, वो आदमी अपने गांव का प्रधान बन चुका था। अब ये जर्नी कैसे थी इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो ताबीज़ बेच रहा था, ताबीज़ और अंगूठियां बेच रहा था, उसने क्या किया, सबसे पहले कि छोटा सा अपना एक डिस्पेंसरी टाइप का खोला जहाँ पे वो झाड़ फूक, आयत पढ़ के और ताबीज़ दे के लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करता था। जब किसी की प्रॉब्लम दूर होती है तो उसको रिगार्ड दिया जाता है हाई, उसकी इज्जत बढ़ती है समाज में। अब क्या था, अब दूर दूर से लोग उसके पास आ रहे थे झाड़ फूक कराने, ताबीज़ बनवाने, आयत पढ़वाने कि मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसमें सबसे बड़ा तबका औरतों का था, अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों का था, गरीब लोगों का था। धीरे धीरे जब बाहर से लोग उस गांव में आने लगे और उस गांव में भी उस आदमी की ऐसी इज्जत बन गई कि यार ये तो बहुत बड़े फ़कीर हैं, और फिर वो बाबा को लगा कि नहीं, प्रधान बन जाते हैं अब। तो बाबा बन गए प्रधान, प्रधानी का चुनाव लड़े, प्रधान बन गए उत्तर प्रदेश में। बाबा थे उतरौला के रहने वाले, मधुपुर गांव के। ठीक है, बन गए। अब जब बाबा प्रधान बन गए तो पैसा भी देख लिए पहली बार। अब बाबा को फंड आने लगे, बाबा के कनेक्शन बने। बाबा को दुबई, यूएई और गल्फ कंट्रीज से ठीक ठाक फंड आने लगे मदरसा बनाने के लिए, बनाने के लिए, इस्लाम की प्रोपेगेशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आए, नियम कानून के दायरे में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अचानक से जितना भी सीमावर्ती इलाका है नेपाल और भारत के बीच में, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, थोड़ा कुशीनगर का जो इंटीरियर एरिया है जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहाँ पे अचानक से क्या हुआ, ये बाबा मस्जिद बनवाने लगे और मदरसा बनाने लगे। कई एरियाज तो ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी भी नहीं, तो वो बन किसके लिए रहा था, वो बन रहा था
जो नेपाली आएंगे मुस्लिम, उनके लिए इनिशियली इन्होंने नेपाल के मुस्लिमों को लाके वहाँ पे बसाया। इसके बाद धीरे धीरे जब इनकी और पैठ बनी, ये बीच में कई बार काठमांडू जाते थे, सऊदी अरब भी जाते थे, तो धीरे धीरे ये बाबा जो है इनके कनेक्शंस बनने लगे। अभी एटी से इस चीज़ की जांच करिए क्या इनका आईएसआई से कनेक्शन था या नहीं था। तो बाबा को अभी तक 140 करोड़ रुपए मिले थे लगभग, और उसमें से भी 100 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रोपेगेशन पे खर्च कर दिए। 40 करोड़ इनके बैंक ऑफ बड़ौदा और अलग अलग अकाउंट्स में हैं। कैसे पकड़ाए इस पे आते हैं, लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं कर क्या रहे थे। ये बाबा फिर धीरे धीरे लोगों को ये समझाने लगे कि आपको अगर अपनी प्रॉब्लम से दूर होना है तो उसका रास्ता बस इस्लाम है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों का माइंड डाइवर्ट किया इस्लाम कबूल करने के लिए। दूसरी चीज़, कोई भी कन्वर्जन अगर किसी लालच में कराया गया हो तो वो कानूनी तौर पे गलत है, और इसी को रोकने के लिए जो है धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून बनाए गए हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में 2021 में आया जो अभी लागू है। तो ये बाबा धीरे धीरे हर जगह बनाने लगे, मदरसे मस्जिद, कन्वर्जन कराने लगे फोर्सफुली। इस कन्वर्जन में और इस ज़मीन को ख़रीदने में ये कहा जाता है कि इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी हेल्प मिली। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये तो है नहीं कि हर आदमी करप्ट होगा, लेकिन हाँ उनको इस तरह की हेल्प मिली कि उनको ये पता चल जाता था ये ज़मीन विवादित है, सस्ती मिल जाएगी, उसको ले लिया। कई जगह नियम कानूनों को हटा के लिया गया। ये नहीं है कि डीएमएसपी वहाँ के इन्वॉल्व था, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जो लोअर ऑफिशियल्स थे जो इन बाबा के सो कॉल्ड क्लाइंट बन गए थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट तो मिली है। अभी तक जांच में कई लोगों को निलंबित भी किया गया है उस टाइम पीरियड में जो लोग थे। अब बात आती है कि ऐसा क्या था कि लोग बाबा की बात मान रहे थे। देखिए, एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, जब किसी दवा की एफिकेसी की जांच की जाती है तो उस दवा को कुछ पेशेंट्स को दिया जाता है, और कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको एक सफ़ेद चूरन की टैबलेट बना के दे दी जाती है। अब जितने लोग खा रहे हैं, अब चाहे वो दवा खा रहे हों चाहे वो चूरन की टैबलेट खा रहे हों, उससे अगर उनको रिलीफ मिल रहा है तो वहाँ पे उस चीज़ की जांच की जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आदमी अपने दिमाग में ये सोचे कि वो ठीक हो रहा है, वो दवा ले रहा है, तो वो उसका दिमाग उस अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है। यही सेम चीज़ काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म कह सकते हैं। यही हिप्नोटिज्म ये बाबा भी करता था। तो उसी हिप्नोटिज्म के बेसिस पे ये लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहा था। कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें हो भी सही, किसी चीज़ को नेगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे दूर कर रहा था। अब जब पैसे आने लगे, फंडिंग आने लगी, तो ये बाबा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी जुड़े, जिस पे अभी जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि जुड़े, उनके पास कुछ सबूत है। ये बाबा पकड़ में कैसे आए? ये बाबा पकड़ में ऐसे आए, 2024 में ईडी की नज़र पड़ी इनके ऊपर कि बहुत बड़ा इनका मकान बन चुका है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ट्रांजैक्शंस बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। तो ईडी की इनके ऊपर नज़र थी, और फिर 2024 लास्ट में या आई थिंक 2025 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है फोर्सफुल धर्म परिवर्तन की। उस फोर्सफुल धर्म परिवर्तन की एफआईआर के बाद लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके, बलरामपुर की पुलिस को इन्वॉल्व करके इनके ऊपर दबिश दी जाने लगी। तो बाबा भाग के 80 दिन लखनऊ के एक होटल में रहे एक लेडी के साथ, और 80 दिन तक वो एक वैलिड आधार कार्ड के साथ, कुछ उसमें से आधे टाइम एक रूम में रहे, फिर आधे टाइम दूसरे रूम में रहे। एक बार कोई वकील भी उनसे बीच में मिलने आया था। फिर जब एटीएस को पता चला तो बाबा हो गए अरेस्ट। तो ये थी बाबा की कहानी पूरी। अब इसमें से देखने वाली बात क्या है और समझने वाली बात क्या है, उस पर आते हैं हम लोग। ये तो फैक्ट हो गए सारे। अब एनालिसिस की बात आती है। एनालिसिस इसका ये है कि अगर किसी एरिया में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है या बहुत कम है, वहाँ अचानक अगर मदरसे बनने लगे और मस्जिदें बनने लगे, तो
पुलिस को तो होना ही चाहिए चौकन्ना, लेकिन खुद भी जो वहाँ के सिटीज़न हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग रह रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, होता क्या है, देखिए डेटा ये है कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो सीमावर्ती इलाकों में अचानक से बढ़ी है, उनकी फर्टिलिटी बाकी एरियाज़ के फर्टिलिटी के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा है। तो सपोज करिए अगर 10 बच्चे नॉर्मली पैदा होते हैं तो वहाँ 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है इनसे, उसके कई लेवल्स हैं। देखिए सबसे पहला लेवल तो ये है कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड भारत के रेजिडेंट को दिया जाता है, सिटीज़न को नहीं। वो रेजिडेंसी का प्रूफ है कि आप भारत में रहते हैं। आप नेपाली हैं, आप 6 महीने से भारत में रह रहे हैं, आपका आधार कार्ड बन सकता है। दूसरी दिक्कत कहाँ आती है कि जो भी हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको आधार से जोड़ा गया है। अब होता क्या है कि आधार, हाँ ये बाबा आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवाते थे जिन लोगों को बसाए थे उनका। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सारी आधार से लिंक्ड हैं। तो दैट प्रैक्टिकली मीन्स कि अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप राशन भी ले सकते हैं, आप जाके अपना हॉस्पिटल्स में उपचार भी करा सकते हैं, और जो जो स्कीम्स हैं उन सब की बेनिफिट्स ले सकते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट हमारा ही पैसा लेके जो हमारे ऊपर खर्च करती है, वो सारा पैसा एक बाहर एक विदेशी के ऊपर जा रहा है जो कि दीमक की तरह हमारे देश में रह रहा है। दूसरी दिक्कत कि जो 25 बच्चे पैदा हुए वो आज से 25 साल बाद या सपोज करो 18 साल बाद ही वो मेजर हो जाएंगे, उनके पास एक वोटिंग राइट आ जाएगा, और वो वोटिंग राइट आने के बाद वो हमारे यहाँ के इलेक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो भारत में पैदा हुए हैं तो वो उस एजेंडे को फॉलो करेंगे जो भारत चाहता है। वो तो उस एजेंडे को फॉलो करेंगे ना जो उनकी फैमिली चाहती है। उनकी फैमिली को पता है कि कुछ सरकारें हमारा सपोर्ट नहीं करती हैं, हमें भगाना चाहती हैं। यहाँ कोई भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा इन सब की बात नहीं हो रही, बट हाँ ये है कि जिस भी पार्टी को वो चाहें उसके फेवर में रिजल्ट ला सकते हैं। तो बेसिकली हमारा राइट टू वोट जो है ना, उसकी पावर डाइल्यूट हो जाती है इससे। ठीक है, फिर तीसरी चीज़, सपोज करिए कभी हमारा लड़ाई हो जाए चाइना से या सपोज करिए बांग्लादेश से। ये जो रोहिंग्या हैं जो इनको ला के बसाया है, ये इतना तो उसके लिए क्या कहेंगे कि एक ऑब्लिगेशन रहेगा इनके ऊपर कि हाँ जो वो कह रहा भैया वो काम कर दो, यही आदमी बसाया है, हमें किया है यहाँ पे। वो आदमी हो सकता है एक ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करे, एक स्लीपर सेल की तरह काम करे। नेपाल हमेशा से भारत के लिए रोटी और बेटी के रिश्ते के साथ साथ एक हमेशा ही सिक्योरिटी कंसर्न रहा है, और ख़ास करके जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं नेपाल के, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगे हुए। बेसिकली ये ओपन बॉर्डर स्मगलिंग के अलावा टेररिज्म और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज करिए एक आदमी पाकिस्तान से काठमांडू जाता है जो कि हमारे ही तरह दिख रहा है, वो काठमांडू से बस पकड़ के किसी भी बॉर्डर एरिया में आए और एंटर कर जाए पगडंडी के रास्ते, क्योंकि पूरा बॉर्डर तो गार्डेड है नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या नेपाली है? तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है। तो आईएसआई बहुत टाइम से ऐसा कर रहा है कि हमारे देश के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। पीएम भी अपनी स्पीच में इस डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बताए हैं। तो डेमोग्राफी चेंज होने से आपको ये बताया कि 2-3 दिक्कत हुई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन तो इसका ऐसे गवर्नमेंट के लेवल पे है, और बॉर्डर बंद करना भी कोई बहुत सीधा सॉल्यूशन नहीं है। बट बात ये है कि हम और आप अगर विजिलेंट रहेंगे, आपके आसपास कोई अचानक कोई ग्रुप ऑफ लोगों का एक ग्रुप आके रहने लगे, जिनको बंजारे कहा जाता है, या अचानक से कुछ अलग भाषा के लोग आके रहने लगे, तो उस चीज़ को रिपोर्ट करिए पुलिस को कि वो देखें भाई कौन लोग हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है कि आपको खुद भी विजिलेंट रहना पड़ेगा इसके लिए कि अगर कहीं ऐसी चीज़ हो रही है तो उसे रिपोर्ट करें। कोई चीज़ आपके संज्ञान में आ रही है, आप उसको रिपोर्ट करिए, जानिए अपने बारे में।
क्योंकि जब तक हम लोग खुद सजग नहीं रहेंगे, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अकेले कुछ भी कर पाएगा। ये सारी बातें हो गई सिक्योरिटी कंसर्न्स की। अब जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये है कि क्या भारत के लोगों के लिए है, या भारत एक धर्मशाला है जहाँ कोई भी आके रह सके पैसा देके या पैसा लेके। जो पैसा लेके रहेगा वो हमेशा कोई ना कोई काम करेगा जो उसको लेके आया है उसके लिए। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सब विजिलेंट रहें, और ऐसे ये जो बाबा है, जो आदमी अचानक ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर भी एक नज़र रखें। क्योंकि अचानक ग्रोथ जो है ना, जैसे इस छांगुर बाबा की हुई, वो ऐसे होती नहीं है अचानक से। कुछ ना कुछ गलत कर रहा है तभी हो रही है। और दूसरी चीज़, ये सारे जो है ना, मतलब जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल पावर्स हैं, जो भी भारत को डिसइंटीग्रेट करना चाहती हैं, उन्हें पता है कि वो बॉर्डर्स पे तो हमसे नहीं लड़ पाएगी, बिकॉज हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिल के पाकिस्तान का लड़ना या चाइना का भी लड़ना जो है, चाइना को लगता है कि वेस्टेज होगा पावर का और मनी का, और पाकिस्तान को पता है कि वो जीत नहीं पाएगा हमसे। तो ये सारे मिलके क्या करते हैं कि हमारे बीच ही हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं कि कास्ट लाइंस पे अगर डाइवर्जेंस चल रहे हैं हमारे, तो उसको फैलाएंगे कि ब्राह्मण जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट से लड़े, ब्राह्मण ठाकुर से लड़े, उसके अलावा हिंदू है तो वो मुस्लिम से लड़े। पहलगाम यही तो था, और क्या था? पहलगाम में ये था कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं भारत में। वो तो अच्छा हुआ हमारे अंदर इतनी सेंसिबिलिटीज़ थी कि इस चीज़ को समझा गया। और इसके अलावा उन लोगों से थोड़ा चौकन्ने रहिए जो लोग बात बात में कास्ट और धर्म को ढाल बना के ले आते हैं, या उसका बार बार जो है अपनी कास्ट और अपने रिलीजन को लेके विक्टिमाइजेशन दिखाते हैं कि हाँ भाई हम लोग तो विक्टिम हैं। देखो, जो विक्टिमाइजेशन दिखाएगा बार बार, या बोलेगा कि हमारे धर्म के साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, हमारे कास्ट के साथ बड़ा गलत हो रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको चेंज करने के लिए या उसके लिए लड़ने की टेंडेंसी आएगी। और जो आदमी ऐसा होता है जिसके अंदर लड़ने की टेंडेंसी है, उसको बहुत आराम से रेडिकलाइज किया जा सकता है। देखो, अपनी बातें कहना गलत नहीं है, लेकिन क्या इतनी मैच्योरिटी है हमारे देश के लोगों को, जो कि यूजुअली तो मोबाइल डेटा ही यूज़ कर रहा है अपना, उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि उनको रेडिकलाइज ना किया जा सके। रेडिकलाइजेशन हो रहा है और रियलिटी है। अगर हमारे देश के डॉक्टर्स रेडिकलाइज हो सकते हैं, तो वो लड़का जो नॉर्मल एक घूम फिर रहा है, जो ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहा है कि हाँ इस्लाम के साथ गलत हो रहा है या शेड्यूल्ड कास्ट के साथ गलत हो रहा है, उसको रेडिकलाइज करना तो और भी ज़्यादा ईजी है। बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों में ना पड़ें या ऐसी चीज़ें हम प्रोपेगेट ना करें। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट सजेशंस होंगे वो भी बताइएगा कि कहाँ इम्प्रूव करना है, और अगला वीडियो किस पे बताएं इसको भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।